आप लोग इधर आकर जुड़ जाइए एक बार। मैं यूट्यूब के ग्लिच से वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज तो इसने वो स्ट्रीमिंग को जोड़ा ही नहीं है, सीधा एंड कर दिया। मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तब तक आप लोग इधर आके जुड़ जाइए। मैं इसको शेयर कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जल्दी से आप लोग जुड़िए। जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, मैं सच में बहुत दुखी हो गया हूँ यूट्यूब से। मोनिका जी कुछ ना सोचो। ये नई स्ट्रीमिंग शुरू करनी पड़ी है। यहाँ पे हमें नई स्ट्रीमिंग शुरू करनी पड़ी है, वहाँ से उसने कंटिन्यू कराया ही नहीं। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग एक बार शेयर कर दिया करो, ठीक है। मैंने अपनी साइड से वैसे शेयर कर दिया है, आप लोग भी एक बार शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक हमने बात कर ली थी। तो इसमें केवल एक क्रम बताना आपको रह गया था त्रिशिखर के बारे में। दर्शन जी इधर भी आप गुड इवनिंग करेंगे, वो हो गया उधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी क्रम था वो क्या था, सी था, डी था। मैंने कंप्लीटली पहले वाले पार्ट में जो मैंने है वहाँ पे मैंने सिखा दिया इस चीज़ को। तो सी डी, फिर हमने क्या किया था, ये तटस्थ हो गया था, त्रिकाल हो गया था, फिर क्या आना था, ए आना था, त्रिशिखर आना था, फिर दोनों जगह त्व और त्व लिखा था, फिर चा है और आधा षटकोण वाला श है, तो चा पहले आएगा, नॉर्मल सा है, और बी, सी डी ए ई बी, ये हमारा क्रम हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और इस सेशन को भी चलो लाइक कर दो, जो लोग कहते हो ना कि दो दो बार लाइक कर देते हैं, तो यहाँ भी लाइक मार दो। चलो, अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई ग्लिच ना हो। सच में अब जितना भी एक्साइटमेंट होता है ना पूरा पढ़ाने का, ये यूट्यूब पूरा ख़त्म करा देता है। चलो, अब यहाँ पे बात आ गई है हमारी वाक्य त्रुटि के ऊपर। वाक्य त्रुटि के ऊपर हमारी बात आ चुकी है। आप लोग बताइए कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या डी। यहाँ पे देखो मैंने एज अ प्रैक्टिस मोड ही लिया है, क्योंकि एग्जाम पास में है, तो प्रैक्टिस मोड के हिसाब से ही मैंने वाक्य त्रुटि को रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है नो एरर है तो आप नो एरर भी कर सकते हो। बाकी आप लोग बताओ किस पार्ट में एरर हो सकती है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आज मॉक अगर रखा हुआ है ना तो क्लास ओवर नहीं होगी। जितना आज आपके 26 क्वेश्चन कराने का वादा है, तो 26 तो मैं कराऊंगा, बाकी के कल की क्लास में होंगे। अगर जन्माष्टमी आज नहीं होती तो आज पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चंस होते आपके। गुड इवनिंग, नोटिफिकेशन अपडेट जी। बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। सभी लोगों के आंसर देखने के लिए मिल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बफरिंग नहीं चल रही है दर्शन जी, अभी तो बफरिंग नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि मैं जिस डिवाइस पे देख रहा हूँ वहाँ चल रहा है सही। नहीं, वॉइस में वो मैं बोल नहीं रहा था, मैं शेयर कर रहा था एक्चुअली। मैं सेशन शेयर कर रहा था इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। हमने यहाँ पे आपको 2 बार लाइक करने का मौका दिया है, सभी लोग लाइक करो, ठीक है। चलो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी जब वह फेल हुआ तो उसने उत्तर पुस्तिका की जांच फिर से कराई। ठीक, तो लगातार मेहनत करने के, ये तो ठीक है, बावजूद भी, बावजूद का क्या मतलब होता है बताइए। बाद भी, बावजूद अपने आप में जो शब्द भी है ना, इसको कंटेन किए हुए होता है। वॉइस फिर से नहीं, वॉइस अभी ठीक आ रही होगी, वॉइस ठीक चल रही है ना। तो देखो बावजूद अपने आप में क्योंकि भी कंटेन किए हुए होता है तो यहाँ पे हमें भी लगाने की जरूरत है नहीं है। अगर हम भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पे बावजूद ही आएगा, भी जो आया हुआ है ना इस पार्ट में एरर हो गई। फिर आगे चलते हैं कि बावजूद जब वह फेल हुआ तो उसने, यहाँ तक ठीक है, उत्तर पुस्तिका की जांच फिर से कराई, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, नो एरर हो नहीं सकता। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। मैं एग्जाम से 2 दिन पहले यानी कि 22 तारीख को एक मॉक टेस्ट कराऊंगा जो हूबहू एग्जाम देने जाओगे ना, जैसा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ना, इंटरफेस, इंटरफेस तो नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शंस हैं वो जैसे जैसे देखने के लिए मिलेंगे ना, सेम टू सेम कोशिश करूंगा कि वैसे ही बना दूं। ठीक है, और मैं 22 तारीख को वो मॉक टेस्ट रखूंगा और उसमें मुझे हर किसी बच्चे की उपस्थिति चाहिए ही चाहिए। ए, बी, सी, डी, या फिर नो एरर लगता है तो नो एरर कह देना। ठीक है। मेरी हिंदी इनफ होगी? हाँ इनफ होगी। आप जो आर्टिकल टेलीग्राम पे देते हैं वो आर्टिकल डेली रीड करो और जितनी क्लासेस करा दी, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े ना उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उनसे पूछो, उन्हें उनके मॉक टेस्ट में इवन काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे। इस बार प्रैक्टिस मॉक ने लेवल अच्छा रखा हुआ है, मैंने देखा था, तो काफ़ी सही है। क्या चल रहा है आपका? बी, ए, बी, देखो एक से ज़्यादा पार्ट में एरर हो सकती है, ध्यान रखना। गाड़ी नहीं, गाड़ियां होगा। आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट कब तक आएगा? कल से वेट करना शुरू कर दो, कल भी आ सकता है, और जहां तक है 4 तारीख तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। यहां से देखो, यहां से अनेकों गाड़ी गुजरती हैं, फिर भी मुझे बस के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां से अनेकों, मैंने बहुत बार बताया है कि अनेकों अपने आप में कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द हमारा क्या होता है? अनेक। तो ये जो अनेकों लिखा हुआ है ना वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखते हो तो अनेक गाड़ी, और एक दो चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। अगर हमारा शब्द आता है प्रत्येक, तो प्रत्येक के साथ में जो संज्ञा आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? एक वचन आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर शब्द जुड़ा है अनेक, तो अनेक हमेशा अपने साथ में प्लूरल नाउन को लेता है। तो गाड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा? गाड़ियां आएगा। तो ए और बी पार्ट में तो एरर दिख रही है। ठीक है, फिर देखो, मुझे बस के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, यानी कि सही है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं है, नो एरर हो नहीं सकता। ठीक है, ए एंड बी पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। यहां पे है आपका, यहां बताइए किस पार्ट में एरर है कि धरती के हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं और कुछ खूबियां। ये खूबियां पूरा सही लिखा हुआ है, इसमें आप लोग एरर मत देखना, वो आपको बस दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट गया है, बाकी सही लिखा हुआ है खूबियां। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, खूबियां सही लिखा हुआ है, उसमें एरर नहीं है। बताइए।
ए पार्ट में बता रहे हो, ई कैसे कह रहे हो? ई का मतलब है नो एरर, ठीक है? ई नहीं होगा, ए कहो, बी कहो, सी कहो या डी कहो। अगर कहते हो नो एरर तो ई कहो। ए बी, ए डी, ए सी, काफ़ी सारी चल रही हैं चीज़ें। चलो देखते हैं। यहां पे देखो, धरती के हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं और कुछ खूबियां, ठीक है? तो सबसे पहली बात, धरती के हर आदमी में या धरती पर हर आदमी में, सबसे पहली चीज तो किससे रिलेटेड करती हुई एरर दिख रही है? धरती के नहीं होगा, क्या होगा? धरती पर होगा। सर मेरा हिंदी का पेपर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, आरआरबी स्केल 2 एग्रीकल्चर। तो सर आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। जितने भी मार्क का है वो तो आपके साथ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है, तो इसके ऊपर कोई बात ना हो, बस आपको तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है? तो ए पार्ट में एरर क्या है? धरती पर, ठीक, धरती पर हर आदमी में कुछ न कुछ, ठीक है, बुराइयां होती हैं, ठीक है? और अगर यहां कुछ ना कुछ लग गया तो फिर आगे भी तो भाई सेम पेयर ही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो धरती पर हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं और कुछ ना कुछ खूबियां। तो यहां क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो यानी कि ए और डी पार्ट में एरर है, ई पार्ट आप लोग कह ही नहीं सकते कि नो एरर, ठीक है? ए एंड डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई इस सेशन को भी लाइक करते रहना। अब जो टारगेट रखा था वो तो सेशन ही खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक? यहां बताइए कि कवि कहता है, अब ये आपके सामने क्या है? रिक्त स्थान है। कल मैंने प्रैक्टिस मॉक का एक सेट देखा था, उसमें उन्होंने रिक्त स्थान को टफ बनाने के लिए एक एक पेज के पैराग्राफ लिख दिए। अब ये बताओ कि ऐसा आपके एग्जाम में, तो एग्जाम में इतने बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे, लगभग 3 या 3.5 लाइन तक के आपको जो सेंटेंसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे रिक्त स्थान में। लेकिन जो प्रैक्टिस मॉक ने किया है, आधे आधे पेज से ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ रखे हैं और उसमें 3 रिक्त स्थान दिए हैं। तो और ये टफ करने का तरीका थोड़ी हो गया। इसमें आंसर सब लोग बताइए क्या होगा? ऑलिव बोर्ड का लेवल अच्छा है, वो मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली। अगर अच्छा है तो आराम से आप प्रैक्टिस करिए, फिर बढ़िया है प्रैक्टिस मोड। हाँ वो इसी तरह से टफ करता है। बाकी हिंदी का तो आपको कोई लेना देना है नहीं, चैनल अपना बढ़िया है, काफ़ी हद तक कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और अगर सारा कुछ मिला लोगे ना तो बहुत सारा कंटेंट दे चुका हूँ। हाँ लेंदी कर देते हैं, हाँ लेंदी करके कोई चीज़ मतलब टफ नहीं की जा सकती। ए डी चल रहा है आंसर। संधि समास प्रत्यय डालते हैं वाले बोर्ड वाले, ये नहीं आएगा आपके में, ठीक है? इसमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट मत करना। चलो यहाँ पे जरा हम अपना आंसर देख लेते हैं कि कवि कहता है कि पुराने ग्रंथों, उपमाओं, उपमानों, ग्रंथों और ग्रंथों, यानी कि क्या चीज़ आ सकती है? देखो एक चीज़ तो आप काट सकते हो, क्या काट सकते हो? कि कवि कहता है कि पुराने उपमाओं से अब काम नहीं चलने वाला। अगर उपमाओं लगाते तो हमें क्या लगाना पड़ता? बताइए।
अगर हम उपमाओं शब्द लगाते तो हमें लगाना पड़ता, कवि कहता है कि पुरानी उपमाओं से। ठीक, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा सर, बी तो हट गया। ठीक है, बी अपने आप में हट गया है। अब देखो आगे हमें क्या करना है। ठीक, कवि कहता है कि पुराने, अभी ग्रंथों और उपमानों में से दोनों चीजें चल सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। कवि कहता है कि पुराने डैश से अब काम नहीं चलने वाला। कहने का आशय है कि बड़ा कवि या डैश की दृष्टि से संपन्न कवि। अब बड़ा कवि कौन होगा? जो किन चीजों से संपन्न हो? उपमाओं से संपन्न हो या भाषा की दृष्टि से संपन्न हो? बताइए। अगर वो भाषा की दृष्टि से संपन्न है तो ये तो सिंपल सा है कि उपमाओं की दृष्टि से तो संपन्न होगा ही, यानी कि आप यहाँ पे उपमाओं नहीं लगा सकते। ठीक, ए भी कट जाएगा, अब जाएगा। अब केवल दो चीजें रह गई, यहाँ भाषा लिखा है, यहाँ भाषा लिखा है, यहाँ भाषा लिखा है और यहाँ भी भाषा लिखा है। तो टारगेट क्या करना है अब कि या तो सर उपमानों लगाना है या हमें ग्रंथों लगाना है। ठीक, तो ग्रंथों लगाएंगे या उपमानों लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम इसे डिसाइड करने के लिए इसे आगे पढ़ते हैं कि कवि कहता है कि पुराने डैश से अब काम नहीं चलने वाला। कहने का आशय है कि बड़ा कवि या भाषा की दृष्टि से संपन्न कवि सदैव नई उपमाओं और नई भाषा के प्रयोग पर बल देता है। तो अगर आपने भाषा लगा दिया, यहाँ आपने भाषा लगा दिया, उससे पहले किसकी बात हुई है? उपमाओं की बात हुई है। और जब यहाँ भाषा की बात हुई है तो भाषा की दृष्टि से संपन्न कवि की बात हुई है। ठीक है, नई किस चीज की बात हो रही है? नई उपमाओं की बात हो रही है। और ऊपर किसकी बात होगी फिर? अगर नीचे आप नई उपमाओं को यूज करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है हमें पुरानी उपमाओं को यूज नहीं करना है। और क्योंकि वहां उपमाओं आपको लगा नहीं सकते थे, तो उपमाओं के लिए एक शब्द और आता है, उपमानों, जो हमारे पुराने के हिसाब से लगेगा उपमा की जगह। आंसर होगा सी। पहचाना कैसे? ये ऐसे पहचाना कि सर जब किस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि नई उपमाओं को और नई भाषा के प्रयोग पे बल दिया गया है। तो अगर नई उपमाओं और नई भाषा के प्रयोग पे बल दिया गया है तो कौन सी चीजें नहीं चल रही होंगी? जिनके उपयोग पे बल दिया गया है वही तो पुरानी चीज नहीं चल रही होंगी। तो उपमाओं पे जोर दिया गया है और भाषा पे जोर दिया गया है। क्या लगा सकते थे? या तो ग्रंथों और उपमानों में से छांटना था तो उपमानों लगा सकते थे सर। ठीक है, मतलब सर क्या होता है? उपमाओं का मतलब होता है कि आप किस चीज से तुलना करते हो, कोई एक शब्द दे देते हो ना, जैसे कि चरण कमल बंदो हरे राई, यानी कि यहाँ पे जो पैर हैं उनकी उपमा आपने दे दी कमल से। ठीक है, स्वाति दुबे जी टफ तो नहीं है। अगर अच्छे से रीडिंग कर लिया ना तो ये तो बहुत सिंपल है, पता लग जाएगा कि जब नीचे नई चीजों की बात हो रही है, ऊपर पुरानी चीजों की बात हो रही है, तो जिन पुरानी चीजों को बदलने की बात हो रही होगी वही तो नीचे नई चीजें होंगी। ठीक है, ज्ञ को ब्रेक करके क्या लिखते हैं? ज्ञ पढ़ते हैं सर। आधा ज प्लस य होता है, इसको हम कहते हैं ज्ञ। ठीक है, भूलना नहीं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो, और जो भी लोग देख रहे हो लगातार, जहां तक है मुझे लगता है आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। इस आंसर को दीजिए, क्या हमारा यहां पे आंसर होने वाला है? आंसर चलना शुरू हुआ है। सी, अमन जी कह रहे हो सी, ज्योति बी, अनिल बी, ज्योति बी, मोनिका जी कह रहे हो सी, पता बी, वैशाली सी, ज्योति, सूर्या
अनिल सी कह रहे हो, डी एस सी कह रहे हो। चलो मेहता जी ने अपना आंसर काट के कर दिया सी। चलो देख लेते हैं, ज़्यादातर आंसर जो चल रहा है ना वो चल रहा है सी। डैश शब्दों या भाषाओं का उपयोग नहीं करता बल्कि शब्दों के नए संबंध डैश करता है। यह नया संबंध ही उसके डैश की पहचान करता है, पहचान बनाता है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यक्ति शब्दों या भाषा का उपयोग नहीं करता बल्कि शब्दों के नए संबंध डैश करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, व्यक्ति आता तो सही हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक शब्द और मिल रहा है ना, साहित्यकार। तो अगर साहित्यकार सही मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है रचनाकार, यहाँ लिखा है रचनकार, तो ये रचनकार तो भैया अपने आप में गलत है, क्योंकि रचनाकार होता है, तो ये रचनकार गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो व्यक्ति तो नहीं लगा सकते, अब या तो साहित्यकार लगाओगे या रचनाकार लगाओगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो साहित्यकार या रचनाकार शब्दों या भाषा का उपयोग नहीं करता बल्कि शब्दों के नए संबंध क्या करता है, उपयोग करता है या निर्मित करता है। शब्दों के नए संबंध, अगर नए संबंध है वो क्या किए जाते हैं, नए संबंध बनाए जाते हैं, और बनाने का अर्थ क्या हो जाता है, निर्मित किए जाते हैं, तो उपयोग नहीं आएगा। हटा दो इसको भी, बचा रहेगा आपका संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा दे। उसमें जो भी साहित्यकार है वो जितना अच्छा होगा वो ज़्यादा अपनी पहचान बना लेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला काफ़ी अच्छा लेवल था। तो एग्ज़ाम में हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सारी चीज़ें हाई मिले। 2-3 क्वेश्चन हाई मिलेंगे लेकिन बाकी सारे मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। और अभी तक हिंदी टफ सिर्फ इसलिए लगती थी क्योंकि पढ़ी नहीं थी, अभी पढ़ोगे तो हिंदी सिंपल लगेगी। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। पिछले 50 वर्षों की डैश में देश विदेश में डैश के मनोरम दृश्य देखे हैं तो उसके डैश रूप भी। बताइए। हाँ लाइक कर दीजिए, लाइक करते चलो भाई। मैं इस सेशन के प्लस इससे पहले जो सेशन हुआ है उन सबके सेशन के मैं लाइक काउंट कर लूँगा, वो 100 हो जाने चाहिए। मेरा टेस्ट आपके लिए हमेशा भारी पड़ता है क्षितिज पांडे जी, कह रहे हो। थोड़ा सा बस गौर लगाइए अच्छे से, और अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ लिया ना तो सिंपली आप लोग आंसर कर सकते हो। बी और सी चल रहा है आंसर। चलो देख लेते हैं। पिछले 50 वर्षों की अपनी डैश में, अब यहाँ पे देखो पिछले 50 वर्षों की यानी कि पिछले 50 सालों की यात्रा होगा या यात्राओं होगा, सबसे पहली चीज़ बताइए। तो अच्छा ऊपर टच नहीं किया है। हाँ यहाँ देखो, पिछले 50 वर्षों की अपनी यात्रा तो नहीं होगा सर, क्योंकि एक यात्रा नहीं करी है आपने, ज़्यादा यात्रा की हुई है। तो अगर ज़्यादा यात्रा की हुई है तो यात्रा तो नहीं लगाओगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जाएगा सर जिंदगियों होगा, फिर अगर आपने यात्राओं नहीं, मतलब यात्रा को आपने गलत बता दिया तो फिर जिंदगी सिंगुलर है, तो इसको भी हटा दो। नहीं, इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि जिंदगी तो उसी एक ही व्यक्ति की है ना, तो वहाँ तो आपका जिंदगी ही आएगा। तो अब पहले सेंटेंस के आधार पे हमने एक ऑप्शन तो काट लिया, अब यात्राओं भी आ सकता है, जिंदगी भी आ सकता है। ठीक है, ये तो आप क्या आ सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। देश विदेश में डैश मनोरम दृश्य देखे हैं तो उसके डैश रूप भी। मनोरम सर अगर तो लगा है ना, अगर मनोरम दृश्य देखे हैं तो डैश दृश्य भी देखे होंगे उसके।
इस बार अपने आप कनेक्ट हो गया यहीं से। बच गई आपकी स्ट्रीम, अदरवाइज ये भी उड़ जाती। मैं नहीं जानता ये क्या होता है और क्यों होता है। बाकियों के साथ तो शायद कभी नहीं होता, लेकिन मेरे साथ होता है। बीच में कोई क्लास में नहीं होता था, पर अभी ये होने लगा है, पता नहीं कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, कहाँ पे थे? हाँ, मनोरम दृश्य देखे हैं तो उसके डैश रूप भी, यानी कि मनोरम का आपको क्या लगाना पड़ेगा? मनोरम का सर हमको लगाना पड़ेगा क्या? उल्टा। तो मनोरम का उल्टा क्या हो सकता है? हृदय विदारक भी हो सकता है और झंझावती, झंझावती भी हो सकता है। झंझावती का अर्थ होता है तूफान, प्रचंड। ये तूफान या प्रचंड ये आपका होता है। तो तूफान या प्रचंड अगर झंझावती का अर्थ होता है, और हृदय विदारक जो होता है ना, हृदय विदारक घटना होती है कोई, हृदय विदारक कोई घटना होती है, कोई दृश्य हमारा हृदय विदारक होता है। और वो जो दृश्य होता है वो कौन सा हृदय विदारक होता है? कि कोई बहुत ही ज्यादा सैड घटना हो जाए, तब वो हृदय विदारक होता है। तो यहां पे एक चीज तो समझ में आएगी कि अगर आप प्रकृति को देखोगे या नदियों को देखोगे तो हृदय विदारक घटना नहीं दिखेगी। तो जब हृदय विदारक घटना नहीं दिखेगी तो हृदय विदारक लगा नहीं सकते। ठीक है, यहां तक एक चीज समझ में आई। तो अब यहां पे लास्ट में तो आपका आएगा झंझावती। अब आपको या तो प्रकृति लगाना है, यहां भी प्रकृति है, तो सर छाटे कैसे सी और ई में से, ये बता दो अब। डेली क्लास लोगे तो नहीं होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर यहां पे देखो जिंदगी और यात्रा, प्रकृति दोनों जगह है। पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, जिससे समझ में आ जाए किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमारे कट चुके हैं, इनको हमको देखना नहीं। हम बात कर रहे हैं सी और ई की, या तो यात्राओं और जिंदगी में से क्या आएगा। ठीक है, तो पिछले 50 वर्षों की अपनी जिंदगी में या यात्राओं में कैसे डिसाइड करोगे? सर देश विदेश में जाके देख रहे हो इन चीजों को, प्रकृति के मनोरम दृश्य देख रहे हो, तो जिंदगी में देखोगे या यात्राओं में देखोगे? बताओ जरा। देश विदेशों में देख रहे हो और उससे ज्यादा प्रकृति के दृश्य देख रहे हो, तो जिंदगी में तो नहीं देखोगे, यात्राओं के दौरान ही देख सकते हो। कंफर्म? तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। ये भी गलत हो गया मेरा, कच्चा पेपर। थोड़ा सा बस सर प्रैक्टिस लगातार करके चलो, हिंदी एग्जाम में सिंपल लगने वाली है। ठीक, और बाकी अगर आपसे कहूँ तो 25 मिनट या 23 मिनट 24 मिनट अगर आप हिंदी में सोच के चलोगे कि हमें देना है, तो आप एक काम तो कर सकते हो ना कि एग्जाम में आप इंग्लिश और हिंदी कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपने सोच के जा रहे हो हिंदी करनी है, तो उसके छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करके देखना। अगर उसके छोटे वाले क्वेश्चन आपके बन गए तो फिर हिंदी कर लेना। अगर आपको छोटे वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है तो तुरंत स्किप कर जाना इंग्लिश पे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंग्लिश पे स्किप कर जाना, क्योंकि आपने हिंदी की प्रैक्टिस करी है, तो विश्वास रखो हिंदी का पेपर अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना, गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, गलती से निकला है मुंह से, इसको कोई सीरियसली मत लेना। इंग्लिश पे कोई स्किप मत करना, नहीं तो पूरा पेपर खराब कर लोगे। अड्डा में 27 से 30 आ जाते हैं। हाँ, अड्डा में 27 से 30 आ जाते हैं। लेवल फिर भाई हमारे मॉक टेस्ट में आपका क्या दिक्कत हो जा रहा है? मुझे कहीं हायर होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे इतना नहीं दे सकते जितना मैं कमा रहा हूं। चलिए, यहां पे आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 तरह के वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। आपको ये बताना है कि ए सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है और बी सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। क्या वो सरल वाक्य है, क्या वो संयुक्त वाक्य है, या वो मिश्र वाक्य है। अभी जो बीएड का एग्जाम हुआ है ना यूपी में, उसमें काफ़ी सारे बच्चे अपीयर हुए थे और उन्होंने आगे बताया था कि इस क्लास में से क्योंकि अपनी लैंग्वेज की क्लास है और वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के तौर पे ही लगभग पूछी जाती है, समास वगैरह भी पूछे जाते हैं, वो तो मैं नहीं पढ़ाता। अपनी क्लास में से लगभग 9 नंबर से 12 नंबर का कंटेंट उनके एग्जाम में फंसा था। ए सेंटेंस बताओ, ए कैसा वाक्य होगा?
हाँ वो स्वाति जी मेरे मुंह से निकल गई ये तो मीम्स हो गया, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गई। ऐसा नहीं करना, अगर हिंदी की प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो हिंदी पर भरोसा रख के जाना। जहां पे वो पैदा हुआ वहां पे तो चलो उसने प्रकृति देखी, लेकिन वहां बात देश विदेश की भी तो हो रही है ना नरेंद्र जी, हो रही है या नहीं? और देश विदेश में कब देखोगे? जब आप यात्राएं करोगे। आंसर आने लगे हैं भाई। ए सरल कह रहा है, कोई कोई मिश्रित कह रहा है, कोई बी को संयुक्त कह रहा है। चलो देख लेते हैं। ए देखो, देखो मैंने पहचानने का तरीका क्या बताया था, कॉन्सेप्ट था, कोई ट्रिक नहीं थी। हम ये देखेंगे क्या हमारे सेंटेंस में दो सेंटेंस मिलके बने हुए हैं या नहीं। अगर दो सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनाया गया है तो वो हमारा सरल वाक्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहले को जब आप पढ़ोगे, मैं जैसा चाह रहा था, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही मेरे साथ घटित हो रहा था। यहां पे देखो दो चीजें चल रही हैं, एक तो आप कुछ चाह रहे हो जैसा, और वैसा ही आपके साथ हो भी रहा है। तो यहां पे दो सेंटेंस तो हैं। अगर दो सेंटेंस है तो ये सरल वाक्य तो नहीं होगा। अगर ये सरल नहीं होगा तो या तो संयुक्त होगा या मिश्र होगा। अब संयुक्त और मिश्र को कैसे छांटोगे? दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर लो, जो भी आपके दो सेंटेंस हैं उनको अलग अलग पढ़ो, और ये जो दोनों सेंटेंस हैं अगर अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कहने का मतलब क्या हो गया, पहले सेंटेंस को पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे सेंटेंस को पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो वो आपका कंफर्म संयुक्त वाक्य होगा। और जैसे कि अगर मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, मैं जैसा चाह रहा था, अब अगर आपने किसी से कहो ये वाली बात, मैं जैसा चाह रहा था, इतना कह के रुक जाना। सामने वाला आपको चाहे पीट दे या कुछ भी कर दे, वो पूछेगा जरूर कि सर ये तो बता दो कि जैसा आप चाह रहे थे उससे आगे तो बोलो। अगर उससे आगे बोलो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र नहीं है तो क्या है, ये मिश्र वाक्य है, आगे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। अब देखो, आज राष्ट्रपति जी इस शहर से होकर गुजरने वाले हैं, इसलिए शहर का मुख्य मार्ग सजाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या मैंने सिखाया था, एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस के बिना बात ना पूरी हो सके, ठीक, तो वो मेरा हमेशा मिश्र होगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो सेंटेंस है कि आज राष्ट्रपति जी इस शहर से होकर गुजरने वाले हैं। अब आपने इतना पढ़ा, इतना कह के रुक गए, तो सामने वाला भाई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो निकल रहे हैं तो निकल रहे। अब आपने कह दिया कि शहर का मुख्य मार्ग सजाया जा रहा है, शहर का मुख्य मार्ग सजाया जा रहा है। अगर इतना सुना, किसी ने भी सुना, उसका पहला प्रश्न होगा कि सर क्यों सजाया जा रहा है? तो आप बताओगे कि इस सजाने का भाई एक रीजन है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना, वो आज इस शहर से होकर गुजरने वाले हैं। तो अगर वो आज इस शहर से होकर गुजरने वाले, मुख्य मार्ग सजाया जा रहा है, यानी कि दो सेंटेंस हैं, उनमें से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वजह से आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। यानी कि दोनों ही सेंटेंस मेरे मिश्र होंगे। दूसरे सबने संयुक्त कहे, क्यों कहे हो भाई? रुचिका शर्मा जी, जैसा वैसा, यार यही चीजें आप लोग ना गलती करते हो। ट्रिक नहीं होती है सेंटेंसेस में, सेंटेंस छांटने में ट्रिक नहीं होती, नहीं होती और नहीं होती। अगर कोई भी आपको ट्रिक के थ्रू पढ़ा रहा है ना, तो वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है भाई। कॉन्सेप्ट है। अननोन वर्ड की क्लास लूं, देखूंगा। वैसे अननोन वर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी के उन जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसमें, क्योंकि वो अलग से चीज़ें नहीं पूछता है। वहाँ पे आप पढ़ रहे होगे ना सेंटेंस, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस संदर्भ में यूज़ किया गया है। ठीक है, सेकंड में फर्स्ट पार्ट को देख के लगा, मैंने क्या कहा था कि दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना है और दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के बिना नहीं चल पाए। यानी कि इसमें अगर आपने पहला वाला देखा तो वो चल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस था वो पहले की वजह से आ रहा था, इस वजह से ये मिश्र हो गया। और ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जब मैंने इसका दूसरी बार क्लास लिया हुआ है वाक्यों के प्रकार की, तब मैंने इसमें बहुत अच्छे से और डीपली समझाया हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें छाटोगे।
कोई ट्रिक काम नहीं आती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो तरीके से आपको वर्ड रिप्लेसमेंट पूछा जा सकता है और मैंने दोनों ही तरीके से आपके सामने रख दिया है। या तो वो रिप्लेस करा देगा या फिर पूछ लेगा कि कौन सा हमारा पहले आएगा, मतलब शब्दों का क्रम आप सही क्रम में रख दो। ठीक है मोनिका जी, अभी तो नहीं हो रही है बफरिंग, सब कुछ ठीक सा चल रहा है। आप लोगों का बफरिंग वाला मैं देखता हूँ ना, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है कि फिर से होने लगी। कौशल जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ डेली क्लास लेने की, लेकिन थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। डेली मैं अब जब तक शिफ्ट नहीं हो पा रहा, शायद मे बी मैं वेंसडे को या थर्सडे तक मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं अभी डेली ये मान के चलो लगभग 1.5 घंटे नहीं, 150 किलोमीटर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ डेली। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है। दोनों सेंटेंस अलग अलग पूरा मीनिंग दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पहले की वजह से हो रहा है ना। दूसरे सेंटेंस में जो काम है वो पहले की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए वैशाली जी। यानी कि जो दूसरे सेंटेंस में हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी है पहले सेंटेंस पे। चलो यहां पे आंसर देना शुरू करो कि ये मैं मान लेता हूं पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले का आंसर देना शुरू करो कि क्या हमारा होने वाला। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 में लिखा है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ऐसे कर लो। फर्स्ट 3 ओके, ऑप्शन आने लगे। पहले का ए, 4 3 एंड सो ऑन। यहां भी अटक गए हो। 32 लाइक हो चुके हैं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना सेशन को, वो लोग लाइक कर दो। मैं एक दिन कोई सेशन देख रहा था वो तरीका मुझे बहुत सही लगा। वहां पे वो लोग पता है किस तरह से लाइक करवा रहे थे, आपको आपके सिलेक्शन की कसम है लाइक कर दो। भाई ऐसे कौन लाइक लेता है। टॉर्चर करने वाला लाइक हो गया। चलो देख लेते हैं। सहसा अपनी विचार में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि वह कुछ कल्पना आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। इस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो हमें क्या करना होगा बताइए। हमें ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। सबसे पहले बात हो रही है कि ए को डी से चेंज करके देखो जरा कि कल्पना अपनी विचार में मस्त काट के पास से गुजरा। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अगर कल्पना किसी लड़की का नाम होता, नॉर्मली लड़की का नाम होता है, तो कल्पना अगर किसी के नाम की जगह यूज हुआ होता तो पास से गुजरी होता। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं कि ए को सी से चेंज कर दो सर। ए को सी से चेंज किया तो वह अपनी विचार में, अब देखो अपनी विचार में, ये तो अपने आप में ही गलत है, अपनी विचार में नहीं, अपने विचार में होना चाहिए था। बी को डी से चेंज कर दो। सहसा अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि वह कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। शायद हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने में ठीक लग रहा है, तो इसको होल्ड पे लेके चलो कि बी को हम डी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी देखनी है ना। क्या देखनी है, एक सेकेंड, ए को सी से चेंज करना है ना। मैंने कुछ इसमें गलती की, ए को सी में, हाँ यहाँ पे सहसा और वह को चेंज करना था। तो वह अपनी, अब बी और डी आपका हो सकता है, वह अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि सहसा कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। यानी ए को आप सी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ लिया था, सहसा और कल्पना को चेंज करना शुरू किया था, तो ऐसा तो नहीं था। तो यानी कि ए और सी को आप रिप्लेस करोगे, बी और डी को रिप्लेस करोगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी डी। ठीक, सेकंड को जरा देख लेते हैं। मशीरमाल भैंसों के लिए गड़ासा कतर रहा था, पत्ते हाथ ही में लिए भाग आया। नौकर ने कहा यह डाची ले जाकर बांध दो, 165 में कहो कैसी है। अब सबसे पहली चीज तो एक को समझ में आ जानी चाहिए कि नौकर ने कहा यह डाची ले जाकर बांध दो। नौकर आदेश देगा क्या,
नहीं देगा। अगर नौकर आदेश नहीं देगा यानी कि डी आपका यहाँ तो नहीं आएगा, तो डी फिर सर कहाँ आएगा बताइए? क्या गंडासा की जगह आ जाएगा कि मशीर माल भैंसों के लिए नौकर कतर रहा था? ये नहीं होगा। मशीर माल भैंसों के लिए गंडासा कतर रहा था, नौकर हाथी में लिए भाग आया, ये भी नहीं सेंटेंस सही बन रहा। यानी कि जो नौकर है वो सबसे आगे जाएगा। अगर वो सबसे आगे जाएगा तो केवल एक ऑप्शन बचता है। कौन सा बचता है? कि नौकर भैंसों के लिए, फिर सी आएगा। अब ऑप्शन के थ्रू जाइए ना। नौकर भैंसों के लिए पत्ते कतर रहा था, गंडासा हाथी में लिए भाग आया, मशीर माल ने कहा यह डाची ले जाकर बांध दो, 165 में कहो कैसी है। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है सेकंड का जो आपका आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने मार्क्स काउंट करते हुए चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? तो ये आपके अभी तक हो चुके हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। ये रहा आपका गद्यांश, इसमें हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है वहाँ पे आपको इस गद्यांश को जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है, और इसी वजह से आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए, आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी हो जाए, तभी मैं आपको डेली आर्टिकल सेंड करता हूँ। तो मेरे साथ ही साथ आप लोगों सुनते जाइए और मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। उस समय सब इष्ट मित्रों के सन्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी स्थान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। दुष्कर कर्म का मतलब हो गया कि ऐसे बहुत ज्यादा कठिन कार्य को, ठीक है, दुष्कर कर्म को कर लेता। यहां तो केवल घर की मूछें ही मूछें थीं, कुछ मेह, कुछ गंगाजल, काज आपकी कृपा से भली भांत हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूं, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे किए। हे सुजन शुभचिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो आप लोगों की सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं आपने इस जन्म में न देखी। आई थिंक शायद बफरिंग हुई थी, मे बी। चलो मैं यहां से दोबारा पढ़ देता हूं कि ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत में हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि वे ही पंडित राज मृगयाशील श्वान के मुख में शश के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करते दिन में सरस्वती भी लजाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पंडित पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरवा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे।
विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको लोग स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया पूरा पैराग्राफ, और मैंने पढ़ा है, बीच में बफरिंग भी हुई है, उसके बाद इसे पढ़ने में मुझे 5 मिनट लगे। ठीक है, और वहां पे जब आप मन में पढ़ रहोगे तो बहुत जल्दी पढ़ जाओगे, इसको 3-4 मिनट में इसको पढ़ लोगे। अब इसके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चे बिल्कुल कम रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, ईश्वर का धन्यवाद करते समय लेखक का भाव किस तरह का प्रदर्शित होता है। अब देखो, ईश्वर का धन्यवाद, फालतू का टाइम बर्बाद कर दोगे आप। ये जो तरीका है ना कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद गद्यांश पे जाओ, सर ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज का पेपर है, पहले उस लैंग्वेज को पूरा पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलना। ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद करते किस तरह का प्रदर्शन, उस परमेश्वर, पहली ही लाइन से शुरुआत हुई है। पहली ही लाइन से शुरुआत हुई है कि उस समय सब इष्ट मित्रों के सन्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक इस बफरिंग, एक काम करते हैं, नेट तो मुझे लग रहा है इसी तरह से चल रहेगा, बफरिंग बफरिंग बफरिंग। पता नहीं नेट की दिक्कत हो रही है या यूट्यूब कर रहा है, मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता। क्लास को यहीं पे एंड करें क्या? 20 क्वेश्चन आज हो चुके हैं, 20 कल कर लेते हैं, बताइए। क्योंकि अगर ऐसे चलेगा तो ना तो आपके समझ में आ पाएगा। तुरंत कमेंट करके बताओ, क्लास कंटिन्यू करें या फिर कल करें। कल करते हैं क्लास, बेटर रहेगा, क्योंकि गद्यांश में मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे डाले हुए हैं। हाँ, बफरिंग बहुत हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, 1 घंटे की क्लास तो वैसे भी हो चुकी है। अच्छा, आप सब ठीक है? चलो रुक जाओ, कर लेते हैं, ख़त्म करके तभी चलते हैं। अगर अब बफरिंग होगी तो रोक देंगे, अदरवाइज अगर चलता है सही तो चलने देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देखो समझा रहा था, यहाँ पे धन्यवाद किया गया है कि भगवान किसी को बना रहा है और क्षण भर में नष्ट कर दे रहा है। जो अच्छे गुण हैं उनकी विषित किया है, इस तरह से उन्होंने बात कही है। ठीक है, फिर उससे आगे देखो, अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। लेकिन आगे भी जब पढ़ते हो तो भी क्या लगता है, क्या धार्मिक बात हुई है? देखो, आप चाहे YouTube क्लिच करे या कुछ भी करे, मैं इसे कराए बिना जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे रात के 12 बज जाए। ठीक है, इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी हो जाए। YouTube से मैं लड़ लूंगा। मैं देखो यहां समझा रहा था कि आपने एक चीज तो समझ ली है कि जो भी सेंटेंस में बात हुई है वो किस तरह की बात हुई है। आप सब लोगों ने शोले मूवी देखी होगी, और वैसे शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन था, सॉरी अमिताभ बच्चन जी थे, वो वीरू के लिए यानी कि धर्मेंद्र पाजी के लिए लड़की का रिश्ता लेके जब गए थे तो वो किस तरह की बातें कर रहे थे। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी शराब पी लेता है। लड़का बहुत खानदानी है, बस खानदान का पता नहीं है। इस तरह की बातें चल रही थी ना। ठीक उसी तरह की बातें तो ये भी कर रहा है ना, कि संसार को भगवान बनाते तो हैं
पर नष्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगले ही क्षण नष्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे गुणों की बात करके तुरंत ही क्या कर दिया उसने, बिल्कुल ही बुरे गुणों की बात कर दी। ठीक है, हाँ मौसम तो खराब है मे बी, नहीं पर अब तो नहीं हो रही है ना बफरिंग, अभी तो ठीक चल रहा है। तो इस तरह की बातें मैंने वो एक आपको बस जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उस मूवी का, वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि जो तरह से वहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक उसी तरह से ये जो आपने पिछले सेंटेंसेस पढ़े वहाँ भी यही डिफाइन हुआ। तो ये क्या था, क्या वो धार्मिक था, निंदात्मक था, शांत था, क्रोधात्मक था? नहीं, ये व्यंग्य किया जा रहा था। ठीक है, सस्ता वाला सस्ता वाला तो नहीं। बैंक में पहुंचो नरेंद्र जी, फिर देखना जैसे कि अ, बारिश या आंधी आते ही लाइट काट दी जाती है ना नॉर्मली, ठीक वैसे ही एक बूंद गिरेगी ना आसमान से, तुरंत बैंकों के नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं। चलो इसका आंसर दो। गद्यांश में जो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद दे रहा है उसका क्या स्वप्न है? बताइए, गद्यांश में जो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद दे रहा है उसका क्या स्वप्न है? कोई आंसर नहीं कर रहा, अपनी अपनी पंचायतों में लगे हो। अनुराग जी वैसे मेरे हिसाब से ना मेंस की तैयारी करके चलो, अभी आप प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि जब आप मेंस के क्वेश्चन करना शुरू करते हो ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बच्चे जैसे लगते हैं। इसमें आंसर आ रहा है बी। क्या स्वप्न था? कि विद्यालय के लिए धन की प्राप्ति। देखो यही तो दिक्कत है, गद्यांश में जो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद दे रहा है उसका क्या स्वप्न है? क्या उसने ये पूछा है कि उसका क्या स्वप्न था? जो स्वप्न था वो क्या था? विद्यालय के बनने का। और अगर और आगे पढ़ोगे तो शानदार विद्यालय निर्माण का उसका स्वप्न था। शानदार विद्यालय के निर्माण का उसका स्वप्न था। पूछा क्या जा रहा है? स्वप्न है। ऐसा तो कुछ वर्णित है ही नहीं है, कोई स्वप्न का वर्णन नहीं है। ठीक है, क्या इस गद्यांश में कहीं भी ये बताया गया कि वो जो धन्यवाद कर रहा है उसका क्या स्वप्न है? ये तो नहीं बताया जा रहा। उसने सिंपली साफ साफ कहा है, देखो यहां पे उसने कहा हुआ है, जब द्रव्य की खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। यानी कि ये उस टाइम पे उसका स्वप्न था। और जो कपोल कल्पना क्या थी? विद्यालय के बनने की, और ना आपने इस जन्म में देखी ना सुनी होगी इस टाइप के विद्यालय की। तो हमारा जो उसका स्वप्न था ना कि है, और आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसका क्या स्वप्न है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, कोई स्वप्न वर्णित नहीं है। ठीक, सेंटेंसेस पे गौर करके पढ़ा करो, लेकिन एग्जाम में इतना टफ नहीं डालेंगे कि आपको एक एक अक्षर पढ़ना पड़े। ठीक है, यहां पे बताओ, पंडित पाखंड प्रिय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका अत्यधिक मान सम्मान हुआ करता था। हाँ सर, ऐसा बताया गया था कि एक समय था कि उन्होंने सारे ही लोगों का मन मोह रखा था, बहुत ज्यादा उन्होंने मान्यता उन्हें मिल गई थी। ठीक है, हाँ अनुराग जी, कम से कम एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता, क्योंकि आज जितने भी रिजल्ट मुझे भेजे गए सबके 2-2 3-3 नंबर नॉर्मलाइज्ड हुए हैं, किसी का 1 हुआ है, 1.5 तक हुए, लेकिन काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज्ड हुए हैं। फिर आगे देखो, पढ़े लिखे लोगों ने उनकी ज़िंदगी दुश्वार कर दी थी, ये भी सर पढ़ा हुआ है।
फिर आगे देखो, हरी घास खाकर भी उन्हें जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये भी कहा गया है कि हिमालय की तराई में जाके हरित दुर्वा पे कारक्षेप हुआ था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है सुभाष जी, चलिए अभी नेक्स्ट चीज़ के लिए तैयारी करिए। जो हो गया वो हो गया। लाइफ तो लाइफ चलती रहती है, फेलियर्स आते हैं, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं है। ठीक है, 1 2 3 यानी कि सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए। लोगों से जो धन प्राप्त हुआ था उसका पूर्णतः सदुपयोग हुआ है, ये बताओ ये कथन क्या सही है या नहीं है? बताओ। लोगों से जो धन प्राप्त हुआ था उसका पूर्णतः सदुपयोग हुआ है, यह कथन है पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः काल्पनिक है, ज्ञात नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताओ। ई कह रहे हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे देखो हमारा आंसर क्या होगा। साफ साफ हमें ये पता था कि उसने इस गद्यांश में किस चीज़ की बात की थी। उसने इस गद्यांश में बात की थी कि हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि हमारी आने वाली 10-5 पीढ़ियां भी आराम से बैठ के खाएंगी, हमारे बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लोगों से जो धन प्राप्त हुआ था उसका पूर्णतः सदुपयोग नहीं हुआ है। तो ये बात कैसी है, पूर्णतः असत्य है। ये चीज़ हमें गद्यांश में पता लग रही है। ठीक है, हमारा आंसर होगा बी। ज्ञात नहीं कैसे कह सकते हो? यहां पे देखो साफ साफ आपसे कहा गया है, ये देखो, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया, पाठशाला का सब खर्च चल गया, 10-5 पीढ़ी तक दान के लिए बच रहा, हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसका समझो इस चीज को। तो जो धन भेजा गया था वो तो स्कूल को बनाने के लिए भेजा गया था, विद्यालय को बनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसके बाद धन इतना बच गया जो उनकी 10-5 पीढ़ियों के लिए बच गया, यानी कि उसका पूर्णतः सदुपयोग नहीं हुआ है। तो ये वाक्य पूरी तरह से असत्य है कि लोगों से जो धन प्राप्त हुआ उसका पूर्णतः सदुपयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्षेप का आपको अर्थ बताना है, यानी कि इसका समानार्थी शब्द बताना है। कालक्षेप का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो कालक्षेप का समानार्थी शब्द मैं आपको बता देता हूं, यह होता है समय व्यतीत करना। ठीक है, समय व्यतीत करना। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है शृगाल शब्द किस जानवर का नाम है? तो ये सिंपल है, शृगाल का अर्थ होता है गीदड़ या सियार। ठीक, तो ये आपके आज के 26 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 26 के 26 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज इतना ज़्यादा यूट्यूब ने भी परेशान किया है, फिर इंटरनेट में भी परेशान किया है, लेकिन उसके बाद भी आप सभी लोग जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए, अपना विश्वास दिखाने के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइए और शेयर कर दीजिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप लोग शेयर तो नहीं करोगे कि अपना कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाना चाहते कोई। मनखा जी, मैंने कहा था 40 हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आज क्योंकि जन्माष्टमी है, मेरे घर पे प्रोग्राम होता है, तो 12 बजने वाले हैं, 1.5 घंटा बचा है, तो मुझे भी उस प्रोग्राम में ज्वाइन होने दीजिए। बाकी के जो 14 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वैसे भी मैंने केवल 1 घंटे की क्लास सोची थी, लेकिन ये बफरिंग के चक्कर में इतना हो गया है। मेंस की कट ऑफ भी हाँ बिल्कुल होगी, 100% होगी। बहुत सारा बच्चा यूपी से इस बार मेंस देने वाला है, लेकिन मेंस में अपनी साइड से अपनी मेरिट पे खेलना, जैसा भी पेपर आए 100% देना, आपका सिलेक्शन सबका हो जाना है। ठीक है, और कट ऑफ मत खेलो, केवल और केवल मेंस के अंदर अपना 100% देने की कोशिश करो। और पेपर जिस मेरिट पे आए, सिंपल आए आप लोग बहुत अच्छा करके आओ, मॉडरेट आए आप लोग ठीक ठाक करके आओ, और अगर हार्ड आए तब भी आप लोग अपनी साइड से जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो कंप्लीट करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियो से देखते रहिए। देखिए, मैं सभी सक्सेस मैं मांगता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे तभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं अपनी साइड से सोचता रहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है वो लगातार बैंकिंग सेक्टर में पहुँचे, जिससे हमें ही फ़ायदा होगा।
कि जितना जल्दी जल्दी आप लोग बैंकिंग सेक्टर में पहुँचोगे उतने ही हमारी एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, गुड नाइट।